हेलो फ्रेंड्स, आई एम CMA तरुण सिंघल और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बेसिकली कंपनी अकाउंट के अंदर शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग हमारा फर्स्ट एंड बेसिक चैप्टर है। बाकी सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब तक हमें फंडामेंटल ऑफ कंपनी क्लियर नहीं होगा, कंपनी की शेयर कैपिटल के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, हम आगे और टॉपिक्स डिटेल में नहीं कर सकते। तो हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर कैपिटल बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज शेयर कैपिटल? तो शेयर कैपिटल को समझने के लिए शेयर एंड शेयर कैपिटल, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, डिस्टिंक्ट आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल ससेशन एंड कॉमन सील। तो ये जो डेफिनेशन है, इसको बड़ा क्लियरली और बड़े आराम से हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट वर्ड आया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, माने कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसको हम देख सकते हैं। दिस इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग कि भाई ये पर्सन कंपनी है, दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ कंपनी। हम कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, माने जो मैन मेड है, जिसको कंपनी ने, जिसको हमने खुद ही क्रिएट किया है। क्रिएट किसने क्रिएट किया है? इसको लॉ ने, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। हम उसको अलग मानते हैं, हम अलग हैं, कंपनी अलग है। और कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करती है? विद परपेचुअल ससेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी अपने आप को कॉमन सील, माने कंपनी का जो स्टैंप है, जो उसका ऑथराइज्ड सिस्टम है, उस स्टैंप, उस सील के जरिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम अपने आप को अपने नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या है? मिस्टर दिस वन, मिस्टर। तो ऐसी कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो उसका कॉमन सील है। एंड कंपनी एज अ परपेचुअल ससेशन, माने मेंबर्स आते हैं जाते रहते हैं, बट कंपनी कम्स इन, कंपनी नॉर्मली इन एग्जिस्टेंस, कंपनी हमेशा बनी रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स और सम फीचर्स ऑफ ए कंपनी। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज इश्यूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज पर प्रोसीजर guidelines given in the Companies Act 2013. The law consider a company is an artificial legal person. कंपनी को बेसिकली जैसे अब किसी पर्सन का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है कि भाई इसके फादर ये हैं, ये इस डेट को, इस समय इसका जन्म हुआ है ना। ऐसे ही कंपनी का क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि कंपनी कब बनी, कंपनी का एग्जिस्टेंस कब आया, और ये कौन इश्यू करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और किस रूल एंड प्रोसीजर्स तो गिवन है आपका कंपनीज एक्ट 2013। तो एक्ट के अंदर 2013 में जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो अप करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कंपनी आपका एग्जिस्टेंस में आ जाती है, उसका जन्म हो जाता है। The law considers a company as an artificial legal person. A company is a separate legal entity from its owners. कंपनी के मेंबर्स और कंपनी दो अलग एंटिटीज हैं। जैसे कुछ पर्सन्स ने मिलकर ABCD, 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म किया, तो ABCD अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी की अपनी एक लीगल एंटिटी है, माने ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं। कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगली जो काम कंपनी के नाम से किया जाएगा, कंपनी उसका उस वर्क के लिए ऑथराइज्ड है। तो कंपनी को हम क्या मानते हैं? इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, माने मेंबर्स आते हैं जाते रहते हैं, बट कंपनी ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस, नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई लुनेंसी मीन्स मैडनेस, पागल हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, या कुछ और समस्या हो जाए, तो कंपनी एग्जिस्ट रहती है, कंपनी खत्म नहीं होती। या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक पार्टनर एक शेयर होल्डर जाएगा, दूसरा उसके प्लेस पर आ जाएगा।
फादर की डेथ हुई, पहले फादर कंपनी का मेंबर्स थे, अब उनकी प्लेस पर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर माना जाएगा. इट कैन बी वाउंडेड अप ओनली बाय द लॉ. कानून ही उसको वाउंड अप माने डिसॉल्व या वाउंड अप माने खत्म कर सकता है, उसको कंप्लीट कर सकता है बाय लॉ, कोर्ट और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. अदरवाइज कंपनी ऑटोमेटिकली वाउंड अप नहीं हो सकती. मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट कंपनी ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस. यू कांट वाउंड अप द कंपनी. नाउ every company has its own common seal. माने कंपनी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी कॉमन सील से, उसकी स्टैम्प से. जिस डॉक्यूमेंट पर भी कंपनी का कॉमन सील होगा उसके लिए कंपनी लीगली ऑथराइज्ड है, विच एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. जैसे हम लोग अपना बैंक में अकाउंट खोलते हैं या हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं अपने साइन से, अपनी आइडेंटिफिकेशन से, तो कंपनी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? उसकी कॉमन सील से. कॉमन सील इज जस्ट लाइक अ स्टैम्प. द शेयर ऑफ ए कंपनी इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. कंपनी के शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर हो सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस. कुछ कंडीशंस को फिल करना होता है. जैसे मिस्टर ए के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो चाहे तो उसको मिस्टर बी को ट्रांसफर या ट्रांसफर मीन सेल उसको कर सकता है. पहले मिस्टर ए शेयर होल्डर था, देन आफ्टर ट्रांसफर मिस्टर बी विल बिकम शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी. द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब कंपनी को चलाता कौन है? तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं दे विल अपॉइंट, वो कुछ डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर माने जो डायरेक्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो उस कंपनी की वर्किंग को, उस कंपनी को चलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है आपका, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज की बात करता हूँ या स्कूल की बात करता हूँ. स्कूल का प्रमोटर कौन है? उसका चेयरमैन. और उसको चलाने के लिए हम प्रिंसिपल्स को अपॉइंट करते हैं. प्रिंसिपल बेसिकली कौन अपॉइंट करता है? जो स्कूल के ओनर्स हैं, जो उसके मेन ओनर्स हैं. इन सेम वे कंपनी को चलाने, कंपनी के ओनर्स बेसिकली कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि भाई आप कंपनी को चलाएंगे, उसकी वर्किंग को देखेंगे. द डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर. अब डायरेक्टर जो भी काम करेंगे उसके लिए जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उनके बिहाफ पे काम करता है. सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट कई बार अलग होता है एंड ओनरशिप अलग होता है. ओनरशिप मैनेजमेंट को अपॉइंट करता है कंपनी को चलाने के लिए. माने मैनेजमेंट इज अपॉइंटेड बाय ओनर्स ऑफ अ कंपनी लाइक शेयर होल्डर. द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय वन. दिस इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्टर ऑफ अ कंपनी. जैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कंपनी की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय वन. जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किया तो जो उन शेयर्स का फेस वैल्यू है, जो उसका नॉमिनल वैल्यू है, उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी इंकर्ड नॉर्मल केसेस में नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने किसी कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर्स खरीद लिए, 1 लाख शेयर परचेज कर लिए एट द रेट ऑफ ₹10. तो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10 लाख. अब कंपनी को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, बट किसी भी सिचुएशन में आपकी जो लायबिलिटी है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होगी. लॉस होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपके 10 लाख रुपए डूब जाए या आपका पैसा कम हो जाए, बट उससे ज्यादा आपका नॉर्मल केसेस में लायबिलिटी इंकर्ड नहीं होता. टाइप्स ऑफ कंपनीज. तो कंपनी वी हैव 2 टाइप ऑफ कंपनी बेसिकली, प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी. हमारे पास 2 टाइप की कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट्स अबाउट प्राइवेट कंपनी, कि भाई प्राइवेट कंपनी क्या होती है. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी, कि भाई प्राइवेट कंपनी हमारी क्या होती है. तो प्राइवेट कंपनी को देखते हैं हम कि
कि प्राइवेट कंपनी बेसिकली हमारे लिए क्या है। सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट का सेक्शन 268 टू सब सेक्शन 68 डिफाइन द टर्म प्राइवेट कंपनी। सेक्शन आप जहां तक लर्न कर सके बहुत अच्छी बात है, सेक्शन आपको याद होना चाहिए, इट्स गुड। A private company means a company which has a minimum paid up capital of ₹1 lakh, कम से कम 1 लाख का उसका पेड अप कैपिटल होना चाहिए, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो इंटरनल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और कंपनी का जो आर्टिकल है, जो मैनेजमेंट है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, मीन्स प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते, उन पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस का उसको फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, माने प्राइवेट कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग इट्स पार्ट और एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट, एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो कंपनी में काम करते हैं पास्ट में और जो प्रेजेंट में काम करते हैं, वो एम्प्लॉयज को इस 200 की गिनती में शामिल नहीं करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी का शेयर होल्डर भी है तो वो 200 की नंबर में काउंट नहीं होगा, माने अदर देन एम्प्लॉयज पास्ट और प्रेजेंट के अलावा उस कंपनी के 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कीजिए, डिबेंचर्स परचेज कीजिए और एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, माने पब्लिक को आप डायरेक्ट इनविटेशन नहीं कर सकते। प्राइवेट प्लेसमेंट पे आप जा सकते हैं, मिस्टर एक्स ने कंपनी ओपन किया, उसने मिस्टर वाई को इनवाइट किया कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए, इट इज पॉसिबल, बट यू कांट गो टू द पब्लिक, माने इन्विटेशन टू द पब्लिक। आपने न्यूज़पेपर में इन्विटेशन दिया कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो चाहते हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, माने इन्विटेशन टू पब्लिक इज प्रोहिबिटेड। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहला, पेड अप कैपिटल 1 लाख से ज्यादा, मतलब मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 1 लाख, वो तो बेसिक हो गया। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, अपने शेयर वो रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर करेंगे, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 200 बट एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी प्रेजेंट और पास्ट। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को आप डायरेक्टली इन्वाइट नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, जहां से भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करना है। अब हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो पब्लिक कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा, मीन्स पेड अप कैपिटल ज्यादा हो सकता है, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और पब्लिक के पास वो जा सकती है शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, एंड हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, और उसका जो पेड अप कैपिटल है वो कितना होना चाहिए, 5 लाख और हायर। कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी एज में प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, और सेकेंडली जो उसका पेड अप कैपिटल है इट शुड बी मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। A private company which is a subsidiary of a company, a private company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company। Means अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी मीन्स होता है कि उसका मोर देन 50% वोटिंग पावर किसी पब्लिक कंपनी के पास है, या नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी, तो वो प्राइवेट कंपनी भी आपकी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आएगी।
तो ये दो मेन डेफिनेशन है आपके पास, डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी और डेफिनेशन ऑफ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है बेसिकली कि भाई जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है आपकी प्राइवेट कंपनी का, दिस इज 1 लाख, लेकिन जो पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो तो पब्लिक कंपनी है ही है, और अगर उसका पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख और हायर, मानेगा पब्लिक कंपनी का जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कितना है, 5 लाख, या फिर वो विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, आपकी प्राइवेट कंपनी है उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 2 लाख रुपए है, लेकिन उसने इन 3 रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक कर दिया तो भी वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। माने प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट, माने ए पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, माने प्राइवेट कंपनी की रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक कर रही है, एंड साथ में मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख और हायर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब, तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी, आपकी पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्शंस ब्रेक होंगी तो भी पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी का वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जो उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख होना चाहिए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, 1 पर्सन कंपनी, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट जो पहले कंपनी एक्ट अमेंडमेंट से पहले नहीं था, तो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। नॉर्मली जो प्रोप्राइटरशिप है वही एक सिंगल वो अपना बिजनेस कर सकता है इन सोलो प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप को कंपनी का बेनिफिट पहले नहीं मिलता था, कंपनी प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 2 शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो 1 पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, स्टेट्स दैट सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच इज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, माने एक ही शेयर होल्डर है उसका। बेसिकली दिस इज द अल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस बाय एन प्रोप्राइटर, माने प्रोप्राइटरशिप में वो 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है। रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन कॉर्पोरेशन रूल्स प्रोवाइड्स दैट ओनली ऑन इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। जो 1 पर्सन कंपनी को कौन फॉर्म कर सकता है, इंडिया का सिटीजन जो इंडिया का रेजिडेंट भी है। इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। इट्स एवरेज टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, जो उसका ईयरली टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। इट कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। नॉन बैंकिंग मतलब जो नॉर्मली जो फाइनेंस को लेना देना ये काम कौन करता है, बैंकिंग सिस्टम। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है वो ये नहीं कर सकती। तो 3 अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं सो इट विल बिकम 1 पर्सन कंपनी। पहली रिक्वायरमेंट, इंडिया का सिटीजन है और रेजिडेंट इन इंडिया है। नंबर 2, पेड अप कैपिटल उसका 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। जो पास्ट ईयर्स का या जो भी इसका एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़, टर्नओवर मीन सेल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये 3rd रिक्वायरमेंट है। अगर ये 4th रिक्वायरमेंट है। अगर ये चारों रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो इट विल बिकम, वो 1 पर्सन कंपनी का बेनिफिट उठा सकती है। रिक्वायरमेंट ब्रेक होगा तो फिर उसको या तो प्राइवेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो हमारे पास 3 टाइप का कंपनियां हैं बेसिकली जो हमने डिस्कस किया। पहला प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी, और तीसरा आपका आया 1 पर्सन कंपनी। क्लासेस और टाइप्स ऑफ शेयर्स, देयर आर 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स। नॉर्मली जो भी हम कंपनी शेयर कंपनी इशू करती है,
फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो पार्टनर्स बिजनेस में। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्लास एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप और टू क्लासेस ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर, द शेयर्स विच गेट प्रेफरेंशियल राइट in respect of right of dividend and right of repayment of capital on winding up of the company। माने प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं जिनको पहले प्रेफरेंशियल राइट माने पहले अधिकार दिया जाता है, दिए हुए प्रेफरेंशियल राइट माने इनको पहले प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है डिविडेंड मिलने पर। जैसे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है। देवर प्रेफरेंस, नाम से ही क्लियर है कि इनको हम इनको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, पहले इनको प्रेफरेंस दी जा रही है टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का बिजनेस वाइंड अप होता है, डूबता है, तो पहले इनको पैसा दिया जाएगा। तो राइट टू पे डिविडेंड एज वेल एज राइट टू वाइंड अप ऑफ द कंपनी। Equity means the shares which are not preference, तो preference नहीं है, they are simply like an ordinary share, जिनको डिविडेंड भी बाद में मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सबसे लास्ट में मिलेगा। बेसिकली दीज आर इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, यही बिजनेस के असली मालिक हैं जो कंप्लीट रिस्क टेक ओवर कर रहे हैं। डिविडेंड भी सबसे लास्ट में लेंगे और जो कंपनी अगर वाइंड अप होता है, कंपनी का बिजनेस फिनिश होता है, इसको हम खत्म करते हैं, बिजनेस को क्लोज करते हैं, तो इनको सबसे लास्ट में पैसा दिया जाएगा बिकॉज ये ओनर है कंपनी के। नाउ कंपेयर करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो हमारे पास जो फर्स्ट डिस्टिंक्शन है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर में, रिफंड ऑफ कैपिटल। तो जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, ऑन वाइंड अप द इक्विटी शेयर पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल इज पेड और इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव रेसिडुअल पेमेंट। रेसिडुअल बचा हुआ, सबको पेमेंट करने के बाद जो बच गया वो रेसिडुअल इक्विटी वालों को दिया जाएगा। ऑन वाइंड अप द प्रेफरेंस शेयर को पहले पैसा मिलेगा बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस टू गेट रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। राइट ऑफ डिविडेंड अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो प्रेफरेंस शेयर है उनको राइट ऑफ डिविडेंड पहले दिया जाता है, पहले उनको दिया जाएगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हम इक्विटी वालों को देंगे। थर्ड पॉइंट, राइट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। बेसिकली नो फिक्स रेट, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ डिविडेंड। नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर एंड पीरियोडिकली। इक्विटी वालों का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है, डायरेक्टर चाहें तो डिविडेंड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। लेकिन जो प्रेफरेंस वाले हैं उनका डिविडेंड का रेट फिक्स होगा, जो हमेशा उसी रेट से उनको डिविडेंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 9% प्रेफरेंस शेयर मीन्स कि उनको 9% उनकी फेस वैल्यू पर, जो उनकी फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है शेयर की, उस पर उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। राइट टू वोट, इक्विटी शेयर हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को राइट है कि वो मीटिंग में वोट करेंगे बिकॉज दे आर द रियल ओनर। अल्टीमेटली बिजनेस इन्हीं को चलाना है। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रेफरेंस शेयर डू नॉट एंजॉय द राइट, राइट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनको तो हमने एक फिक्स रेशो देना है इन द मीटिंग ऑफ ए शेयर होल्डर, बट दे हैव इट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये बेसिकली स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि भाई अगर किसी डिसीजन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, या उनका पैसा मिलने के चांसेस में या डिविडेंड में कुछ लगता है उनको, या कोई डिसीजन उनके राइट्स को, उनके बिजनेस इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है, सो दे कैन। तो ये आपके क्या हो गए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उनको राइट टू वोट है। रिडम्पशन, इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल, माने इक्विटी को हमें कभी भी पैसा वापस नहीं करना होता। दे आर नॉट रिडीमेबल, कभी भी हमें इनका पैसा रिटर्न नहीं करना होता। लेकिन जो प्रेफरेंस वाले हैं आर ऑलवेज रिडीमेबल। एक समय के बाद जैसे हमने इनसे पैसा लिया
तो एक समय के बाद हमें इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो दे आर ऑलवेज रिडीमेबल, बट जो इक्विटी वाले हैं दे आर नॉट रिडीमेबल एट ऑल एज पर में। बट कंपनी में बाय बैक, अगर कंपनी के पास सरप्लस मनी है तो वो अपने शेयर रिवर्स बाय बैक कर सकती है, लेकिन वो रिडीम नहीं कर सकती उनको। और कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल, लेकिन प्रेफरेंस में उल्टा हो रहा है। प्रेफरेंस में क्या है कि वो कंपनी कांट इशू इरिडीमेबल, माने वो शेयर जो रिडीम नहीं होंगे, ऐसे किसी भी टाइप के शेयर्स वो इशू नहीं कर सकती। नाउ कम ऑन टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि भाई प्रेफरेंस शेयर विद रेफरेंस टू डिविडेंड, जैसे हमने आपको बताया कि भाई प्रेफरेंस शेयर पर तो आपको डिविडेंड देना ही पड़ता है। तो विद रेफरेंस टू डिविडेंड हमारे पास दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर हुए, क्यूमुलेटिव एज वेल एज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर डिविडेंड का अरियर है, द होल्डर ऑफ विच आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अरियर्स ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। यदि पहले वाले सालों का कोई रुका हुआ डिविडेंड है तो पहले इस साल यदि हमें प्रॉफिट होता है तो पहले हम उनका अरियर पे करेंगे, बाद में जो पैसा बचेगा वो हम देखेंगे भाई इक्विटी को देना है या नहीं देना। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में अगर प्रॉफिट नहीं होता और आप पास्ट ईयर्स में डिविडेंड नहीं दे पाए तो फ्यूचर ईयर्स में या प्रेजेंट ईयर में आप अपना अरियर क्लेम नहीं कर सकते। नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन, सच शेयर होल्डर आर गेट नथिंग नॉर दे कैन क्लेम अनपेड डिविडेंड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो उनको वो जो अनपेड डिविडेंड है उसका पैसा नहीं मिलेगा। विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, सच शेयर इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। माने इनको हम अधिकार देते हैं, भाई आपको जो डिविडेंड है वो तो हम देंगे ही देंगे। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होता है, आफ्टर डिविडेंड, आफ्टर पेइंग ऑफ डिविडेंड जो प्रॉफिट बचेगा उसमें भी हम आपको राइट टू पार्टिसिपेट, उसमें कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इफ एनी, आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड एट अ स्टिपुलेटेड रेट टू इक्विटी शेयर होल्डर। माने पहले कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज इक्विटी वालों को दिया जाएगा, उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तो वो सरप्लस में आपको हम कुछ पार्ट देंगे। नॉन में ऐसा नहीं होगा, डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई प्रॉफिट में से हमने प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी वालों को स्टिपुलेटेड माने स्पेसिफिक रेट से हमने उनका डिविडेंड डिक्लेयर कर लिया, पता कर लिया, उसके बाद जो सरप्लस बचेगा उसमें इनको हम कुछ प्रमोशन या कुछ पोर्शन देंगे। विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर व्हिच हैव द राइट ऑप्शन टू कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। एक समय के बाद वो चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल के पास ये ऑप्शन नहीं है, उनको अपना पैसा ही वापस देना पड़ेगा। दे कांट कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर्स। विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल मीन्स इनका पैसा हमने वापस करना है एट द टाइम स्पेसिफाइड फॉर देयर पेमेंट ऑन अर्लियर, लेकिन इरिडीमेबल में ऐसा नहीं होता। नाउ कंपनी कैन नॉट इशू, ये आपका एक थ्योरी कॉन्सेप्ट बन के रह गया, बट कंपनी एट प्रेजेंट cannot issue irredeemable preference shares। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो आगे बेसिकली वो इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर चलेगा। इक्विटी मीन्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जो उसके मेन ओनर्स हैं। तो प्रेफरेंस शेयर जस्ट एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली अब आगे आप अगर नोटिस करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर बहुत रेयरली इशू होता है। मेनली जो इशू किया जाता है वो इक्विटी शेयर इशू किया जाता है। तो इक्विटी ही हमारा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। हमें इन सभी टर्म्स को कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना होता है। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझिए क्या क्या चीजें हैं ये। पॉइंट नंबर 1, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेक्शन 39। जैसे कंपनी ने अपना शेयर इशू किया, कंपनी मार्केट में या पब्लिक को अपना शेयर इशू करना चाहती है। कंपनी पब्लिक को शेयर क्यों इशू करती है? पैसा लेने के लिए। भाई कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पब्लिक के पास गई कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए,
आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए एज अ शेयर होल्डर, और उस पैसे को वो कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी का बिजनेस ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर एन अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज इज मेड। तो जब हम कंपनी के शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। मानिए जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब माने परचेज करने के लिए, मेंबर्स बनाने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन होगा कि भाई ये हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी ने मार्केट में 10 लाख शेयर इशू करना है और उसने तय किया कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 8 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि अगर पब्लिक ने 8 लाख से कम अप्लाई किया, 8 लाख से कम शेयर्स को सब्सक्राइब किया, सो इन दिस केस कंपनी अपना सब्सक्रिप्शन वापस ले लेगी और वो कंपनी मार्केट में अपना शेयर इशू नहीं करेगी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स है कि जब तक ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं होगा, कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। तो इट इज द नंबर ऑफ मिनिमम शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक टू मेक पब्लिक सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल। माने पब्लिक सब्सक्रिप्शन को सक्सेस करने के लिए, आगे पूरा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा तो आना चाहिए। अगर उससे कम पैसा आएगा देन आप उस सब्सक्रिप्शन को पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। इट इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। प्रोस्पेक्टस में आपको बता चुका हूं। कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो अपना पैसा बिजनेस में लेके आता है। ऐसे कंपनी का जो कैपिटल है वो क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड, जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया टू अर्न फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। इन केस ऑफ ए कंपनी, मनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिक एंड पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर। तो कंपनी के केस में बेसिकली कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा? पब्लिक करेगी, और जो प्रमोटर्स हैं और जो पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी, उनको हम जनरल वे में क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। तो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो शेयर कैपिटल बेसिकली क्या है? कंपनी का कैपिटल है जिसको वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। कैपिटल रेस्ड बाय इशू ऑफ शेयर, जो पैसा कंपनी ने रेस किया बाय इशूइंग ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल also called as authorized share capital, also called as nominal और registered capital। माने वो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी आपने फॉर्म कर लिया तो आप जितना चाहो उतना शेयर कैपिटल का पैसा पब्लिक से रेज कर सकते हैं। एक आपका नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि भाई हम मैक्सिमम इतने शेयर इशू करेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको उसको इंक्रीज करना है देन यू कैन फाइल अ सेपरेट एप्लीकेशन, उसकी जो डिटेल्स है वो देनी पड़ेगी। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन इशू, माने इससे ज्यादा वो शेयर इशू नहीं कर सकती। और ये कहाँ स्टेटेड होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एक बेसिकली एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के बारे में, कंपनी का चार्टर है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, उसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, नेम और जो डिटेल्स है वो होता है। दिस इज फॉर अ पर्सन्स हु आर डील विद द कंपनी, हु आर डेल्ट विद द कंपनी। इश्यूड कैपिटल। अब इस ऑथराइज में से पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, माने वो कैपिटल जो आपने पब्लिक को ऑफर किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख का है और मैंने 8 लाख का कैपिटल पब्लिक को ऑफर किया फॉर सब्सक्रिप्शन, तो ये क्या हो गया? मेरा इश्यूड कैपिटल हो गया आउट ऑफ पार्ट ऑफ, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो नेचुरल सी बात है कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल में से इश्यूड कैपिटल निकलता है, तो इश्यूड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड ऑथराइज्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। अब उस इश्यूड कैपिटल जो मैंने पब्लिक को इशू किया, इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दैट हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी
फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर। अब जैसे सपोज कर लीजिए शेयर 10 रुपए का, हाँ एक शेयर है जो हमने पब्लिक को इशू किया, वैल्यू पर शेयर इज ऑफ ₹10। अब लॉजिकली अगर मैं चाहूं तो 10 रुपए पब्लिक से एक साथ भी कॉल कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो 10 रुपए को पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में ले सकता हूं। जैसे भाई सबसे पहले आपने एप्लीकेशन मनी पे कुछ कॉल कर लिया, देन आफ्टर सम टाइम तो इश्यूड कैपिटल तो हो गया पूरे 10 रुपये का। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ शेयर मैंने पब्लिक को इशू किया सब्सक्रिप्शन के लिए वो गया इशूड कैपिटल। अब उस 10 रुपए में से जितना पैसा मैंने अभी कॉल्ड किया है, मांगा है, तो वो क्या हो गया मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अभी एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करेंगे तो आपको इनके जो एक्चुअल मीनिंग्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। बट फिर भी एक बार समझ लीजिए 10 रुपए अगर मेरा इशूड कैपिटल है और मैंने उस 10 रुपए में से जो कॉल्ड किया है, मैंने आउट ऑफ इशूड कैपिटल में से जो पैसा मैंने पब्लिक से एक्चुअली मांगा है अभी, वो क्या है मेरा कॉल्ड अप। उस मांगे हुए पैसे में से वो पैसा जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया है, दैट द मेंबर और ऑफ ए कंपनी और शेयरहोल्डर हैव बीन पेड इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। अब सपोज कर लीजिए मैंने 8 रुपये कॉल्ड किए, बट कुछ पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे नहीं आए, उन्होंने खाली 6 रुपये सबमिट किया, तो ये क्या हो गया मेरा पेड अप। माने उस आउट ऑफ कॉल्ड अप मांगे हुए पैसे में से जो पैसा मुझे मिल गया है, मतलब जो पैसा कंपनी को मिल गया है, मुझे मतलब कंपनी, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा मेरा पेड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इट इज पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल एंड और पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी which can be called only in case of wind up। माने ये कुछ पैसा है, जैसे सपोज कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है, तो वो पैसा जो सपोज आपने इशू किया 10 रुपए का शेयर और आपने 8 रुपए कॉल किए हैं और आपने बोला भाई 2 रुपए हम आपसे नहीं मांगेंगे, हम 2 रुपए आपसे तभी मांगेंगे जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, जब हमें बिल्कुल इमरजेंसी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तभी आपको 2 रुपए देना है। वी डू नॉट हैव एन इंटेंशन टू कॉल, हम 2 रुपये आपसे, वो जो अनकॉल्ड अमाउंट है वो हम आपसे मांगने में तभी इंटरेस्टेड हैं जब कंपनी क्या होगी वाइंड अप होगी, उससे पहले हम वो पैसा आपसे नहीं मांगेंगे। तो एंड अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, वो पैसा जो नहीं मांगा और हम उसको कब मांगेंगे, कैन बी कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी, इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। माने हमने भाई इमरजेंसी के लिए आपसे अभी 2 रुपये नहीं मांगे, अगर रिक्वायरमेंट आई, कंपनी बिल्कुल वाइंड अप होने वाली होगी, तो फिर आपको अपना 2 रुपया सबमिट करवाना पड़ेगा। दिस इज वाइंड अप कैपिटल। वाइंड अप माने कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ वाइंड अप इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक अलग कॉन्सेप्ट है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। व्हेन यू आर अर्न प्रॉफिट एज ऑफ ए कैपिटल नेचर, कोई कैपिटल एसेट्स आपने सेल किया या कोई प्रॉफिट या कोई बिजनेस, जो कोई ऐसा प्रॉफिट जो कैपिटलाइज हो रहा है, दिस इज कैपिटल रिजर्व। इट इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज अ रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द हेडिंग, बट यू कांट अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। उसको हम कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में, अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको अपना रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं मानेंगे। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कौन सा होता है, रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट जो आप रूटीन मैटर में प्रॉफिट कमाते हैं। तो कैपिटल रिजर्व इज ओनली ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ कैपिटल नेचर। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बड़े आराम से 1 by 1 डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए। एक प्रॉपर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ऐसे STL Global Limited was formed with a nominal share capital of 40 lakh। कंपनी को हमने रजिस्टर्ड किया, 40 लाख का शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, माने 40 लाख रुपए उसका ऑथराइज कैपिटल है और 10 रुपए का एक शेयर है, 4 लाख शेयर है। कंपनी का ऑफर, पब्लिक को ऑफर किया 1,30,000 शेयर टू द पब्लिक, पेबल 3 per share on application, ₹3 per share on allotment,
एंड द बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 रुपये आपने कॉल किया एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 6 रुपये हो गया। बाकी जो 10 रुपये का शेयर था, तो 4 रुपये जो बचा हुआ आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कॉल किया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर, माने पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया वो 1,20,000 शेयर्स के लिए किया। ऑल मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, सब पैसा आ गया एक्सेप्ट 200 शेयर हेल्ड बाय वाई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट पेड बाय द कंपनी, माने अलॉटमेंट का सारा पैसा आ गया, फर्स्ट एंड फाइनल अलॉटमेंट का सारा पैसा आ गया 200 शेयर्स को छोड़कर। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो हमने अभी कॉल नहीं किया है, इसका मतलब हमने खाली अभी 3 और 3 6, ये 3 रुपये ये वाला एप्लीकेशन का और 3 रुपये अलॉटमेंट का यही कॉल किया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं किया। और अलॉटमेंट के हमारे पास 200 शेयर्स के पैसे नहीं आए। फिर एक बार देखते हैं, 40 लाख का हमारा ऑथराइज कैपिटल है, पब्लिक को हमने 1,30,000 शेयर ऑफर किए, उसमें से पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया हमें 1,20,000 का, अलॉटमेंट पर 200 शेयर का पैसा नहीं आया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने अभी कॉल नहीं किया है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितना आएगा। तो जो प्रेजेंटेशन है अंडर द हेडिंग दिस इज बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ STL लिमिटेड, वर्ड क्या आएगा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो क्वेश्चन के अंदर जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। तो एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज करेंगे, रेलिवेंट पार्ट ओनली, एज एट पर्टिकुलर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाली हेडिंग में हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आता है शेयर होल्डर्स फंड। उस शेयर होल्डर्स फंड वाली हेडिंग में अंडर द सब हेडिंग शेयर कैपिटल वी विल राइट डाउन असेट्स, अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल आपका क्या आएगा, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पे आप नोट नंबर डाल सकते हैं, सी नोट नंबर 1। तो जो इसका डिटेल है वो हम नोट नंबर 1 में देखेंगे। और एक बात देखते हैं इसको, नीचे डिटेल क्या है इसका। तो आपका जो शेयर कैपिटल था वो 40 लाख का था, 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 4 लाख शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 40 लाख। इशू कितना किया आपने पब्लिक को, 1,30,000, 1,30,000 शेयर इशू किया 10 रुपए के रेट से। तो कितना हो गया आपका इशूड कैपिटल, 13 लाख। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 1,20,000 शेयर के लिए। सो दिस इज योर सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन उस सब्सक्राइब्ड में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, हमने 2 कैटेगरी किया है इसको, कि वो शेयर जो सब्सक्राइब्ड हैं लेकिन अभी तक फुली पेड अप नहीं है। तो 1,20,000 शेयर थे हमारे, क्योंकि फुली सब्सक्राइब्ड में हमारा हमने भी कॉल कितना किया था, एक बार फिर देखते हैं। कॉल अमाउंट था हमारा 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 6 रुपए कॉल किए, 1,20,000 शेयर था। लेकिन क्योंकि ये फुली पेडअप नहीं है, क्यों नहीं है फुली पेडअप, क्योंकि 200 शेयर का अभी अलॉटमेंट का पैसा आपके पास नहीं आया। तो दीज आर सब्सक्राइब तो हैं, दीज आर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेडअप। 1,20,000 शेयर का आपने 6 रुपये कॉल्ड अप किया है। तो कॉल्ड अप के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 7,20,000 रुपये। लेस किया आपने 200 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा जो आपके पास नहीं आया। तो लेस करने के बाद कितना पैसा कलेक्ट हुआ, 7,14,000। दिस इज योर अमाउंट सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। और यही पैसा आपका आएगा अंडर द हेडिंग, यही पैसा आपका आएगा अंडर द हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि अल्टीमेटली यही पैसा आपको रिसीव हुआ है। फिर एक बार ध्यान से देखते हैं, हमारी जो पहली हेडिंग थी दिस इज शेयर कैपिटल, जो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल है। नेक्स्ट हेडिंग ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद इश्यूड कैपिटल, जो आपने इशू किया 1,30,000 शेयर इशू किए, उस इशूड में से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 1,20,000 शेयर का, और हमने कॉल्ड अप कितना किया है उसमें, अप टू 6 रुपये। तो लेकिन क्योंकि ये फुली पेडअप नहीं है, फुली पेडअप क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे पास 200 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया। तो हेडिंग क्या बना आपका,
of rupees 10 each, rupees 6 per share called up. 7,20,000 less किया, call in arrear 200 multiplied by 3 becomes 6,000. तो 7,14,000 आपका आया subscribed but not fully paid up. Now we will discuss second illustration. On 1st April 2012, Janata Limited was formed with an authorized capital of rupees 50 lakh. Authorized capital है 1 lakh शेयर है of rupees 50 each. The company issued prospectus application for 90,000. मैंने 90,000 के लिए पब्लिक को इनवाइट किया. 15 रुपी कॉल की एप्लीकेशन पर, 20 रुपी अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन कॉल्स. तो 15 प्लस 20 35. तो कॉल पे कितना बैलेंस हो गया आपका 15 रुपए. द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, माने पब्लिक ने पूरा 90,000 के लिए अप्लाई किया एंड कंपनी अलॉटेड shares to all the applicant. The company did not make the call during the period. कॉल का पैसा आपने अभी नहीं मांगा है. शो करना है शेयर कैपिटल हाउ विल बी रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 6 पार्ट 1 एंड आल्सो नोट फॉर द सेम. तो एक बार फिर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम. 50 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल है, 1 लाख शेयर 50 रुपए वाले. बहुत इजी क्वेश्चन है. 90,000 का आपका पब्लिक को इशू किया, 15 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा आपने नहीं मांगा. तो इक्विटी एंड में शेयर होल्डर्स फंड में आएगा आपका शेयर कैपिटल. नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल आपका 1 लाख शेयर का 50 रुपए के हिसाब से बिकम 50 लाख. इश्यूड कैपिटल 90,000 50 रुपए के हिसाब से 45 लाख. एंड दिस इज इशू बट नॉट फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली कॉल्ड अप, माने हमने अभी फुली कॉल्ड अप किया नहीं है. तो हमने अल्टीमेटली अभी 35 रुपए कॉल किए, 15 रुपए फाइनल कॉल का हमने पैसा नहीं मांगा. तो कितना हो गया 90,000 ऑफ 50 ईच, 35 के हिसाब से 31 लाख 31,50,000. दिस इज योर फाइनल अमाउंट.